हेलो बच्चों एंड हेलो साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है माय चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी से इतिहास बुक, जो क्लास 6 का है। इसका चैप्टर 1 करेंगे, जिसमें इतिहास का हर एक डे 1 चैप्टर होगा। इसके साथ क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे। ये किताब इतिहास का है। उसके बाद भूगोल भी पढ़ेंगे, मतलब 6 क्लास से जितना भी है कंटेंट के साथ मतलब डालेंगे। इसको आप सुनिए, समझिए, जहाँ भी दिक्कत हो रहा है तो उसको पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आज मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक जो है बच्चे के लिए भी है जो 6 क्लास में है, और जो कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, आर्मी हो, मतलब कोई भी डिफेंस का भी तैयारी कर रहे हैं, सब के लिए, यूपीएससी के लिए भी है, सब इसको पढ़ सकते हैं। तो इससे हम इसमें फ़ायदा हम यह देंगे कि कोई भी कहीं काम कर रहा है तो बुक को हम पढ़ते जाएंगे, आप सुनते जाइएगा, इससे आपका रिवाइज हो जाएगा बहुत चीज़। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इतिहास। कैसा लगता है मेरा फर्स्ट वीडियो तो आप सब शेयर कीजिएगा, बताइएगा। शुरू करते हैं। इसमें विषय सूची देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान, हमारे अतीत, एक कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक। इसमें देख लेते हैं विषय सूची थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषय सूची यहाँ पे है। पहला है और उसके बाद टोटल 11 ठो है। तो आज पहला शुरू है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, आज शुरू करेंगे। उसके बाद कल होगा आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, सब चैप्टर करेंगे धीरे धीरे, देख लीजिए सब है। चलिए आज का फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। अध्याय 1 है, कहाँ, क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा का सवाल है। रसीदा जो है इसका सवाल है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अखबार उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ये क्वेश्चन रसीदा को मन में आ रहा है। तो चलिए कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखिर को शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारिकों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संस्कृतकारों
संस्कृतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी जान कर सकते हैं कि उस सब बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र 1 में दर्शाएंगे। पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विकास संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वो जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह लिया करते थे। क्या बच्चों? वे जानवर का अखाते शिकार भी करते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुझेलाम और किरथर पहाड़ का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों के सबसे जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। वे लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। चित्र 1 में यहाँ पे दर्शाया गया है नदी। उपमहाद्वीप का मानचित्र, प्राकृतिक मानचित्र है। पूरा भारत में कौन कौन कहाँ से नदी निकल रही है। पूरा भारत में ऊपर में हिमालय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र आप एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप, नीचे हिंद महासागर, इधर काबुल है। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदी का पता लगाने का प्रयास करो। फर्स्ट बार करे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मानचित्र में जो सिंधु नदी दिया गया है, यहाँ है सिंधु नदी। आप एक बार इसको देख लीजिए। विंध्य पर्वत यहाँ है। तो यहाँ पे मानचित्र पर सिंधु उसकी सहायक नदी का पता लगाने का प्रयास करो। तो सिंधु नदी का यहाँ पे सहायक जो सब है, इसको जूम कर देते थोड़ा, इसको देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे है, कौन कौन है। झेलम नदी है, चेनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज
सतलुज नदी है, ये सब सिंधु का सहायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदी के किनारे कुछ आरंभ नगर फले फूले। गंगा वे इसकी सहायक नदी के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में अभी बिहार में है, जो अभी बिहार में मगध है, नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियां तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। जिस तरह मान लीजिए कि वहाँ पे महाद्वीप सब जो था, रेगिस्तान, नदियाँ, समुद्र के कारण यात्रा बहुत जोखिम में था। फिर भी वे यात्रा करने के लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश की यात्रा किया करते थे। इस सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्रा क्या करते हैं? एक बार फिर से चित्र 1 को देखो। चलिए एक बार फिर से हम दिखाते हैं चित्र 1 को। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे हो गया काबुल, अफगानिस्तान में है काबुल नदी। इधर भारत है, इधर पाकिस्तान है। ये भारत का ये क्षेत्र है। पूरा बढ़िया से देखिए। किताब में भी आप देख सकते हैं। इसका किताब निकाल करके अच्छा से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़े थे चित्र 1 में। चित्र 1 में दक्षिण एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आदि
पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशियाओं से समुद्रों, पहाड़ों तथा पर्वतों से बांटे हुए होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो यहाँ फिर से आ जाते हैं। आज लोग यात्रा क्या करते हैं? आज लोग यात्रा क्या करते हैं, एक बार फिर से देख लिए हैं। पहाड़ों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप के प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और कहीं बस गए। लोगों के इस आगमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई वर्ष लोग पत्थर को तलाशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश का नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों से प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकाला है। जैसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूरान का पता लगाओ। लगभग 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूरानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इन नदी से पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह ने किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? तो यहाँ पे अतीत की जानकारी कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी कई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला स्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मिनु, जिसका अर्थ हाथ है, से निकाला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले
भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिली है। तारपत्रों से बनी एक पांडुलिपि एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए तार के पत्रों को फाड़कर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बने ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से लिखा गया था पहले। देखिए तार का पेड़ का है उस पे लिखा गया है। तो चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्षण किए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिन्हें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई थी? यहाँ इसको हम पहले पढ़ देते हैं। में लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। ये जो अभिलेख लिखा हुआ है पत्थर पे देख सकते हैं।
यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। जब तुम कुछ लिखते हैं तब हम किस लिपि का प्रयोग करते हैं? लिपियों अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयोग करने वाली यूनानी तथा इरामिक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मन में सवाल फिर से ले लेते हैं। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई यहाँ करती थी? ये देखिए, ये लेख है, पत्थर पे लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मिट्टी का बना हुआ बर्तन। बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुरानी चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्के का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग वाले सिक्के से यह सिक्का कैसे भिन्न है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा सिक्कों से प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियाओं तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। इसके लिए यह जानकारी प्राप्त करते थे इन हड्डियों सबसे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। जलने के बाद खाक हो जाता है तो वह बचता है जला हुआ। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों
अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञान जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनः निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अतीत एक या अनेक। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? बच्चों, यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के रूप में से बहुत भिन्न था। वैसा कि हम आज भी जानते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाज का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियों पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। इस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उन्हें द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते थे। पुरातत्व की समस्याओं से हमें उन्हें जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे
तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या 2022 या इसी तरह का कई और वर्ड्स बताओगी। ये बात तो सच है ना? तो कमेंट में बताइएगा। हाँ, ये बात सच है। यदि आपको कोई पूछेगा तिथियों का मतलब, तो आप उसको यही जवाब देंगे ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथियों से ही की जाती है। अतः 2000 वर्ष पहले का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों ईसा पूर्व मतलब ईसा से पहले, मतलब ईसा मसीह का जो जन्म हुआ उससे पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभ बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास अथवा तिथियां। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ई मतलब डॉट है, मतलब इसको हिंदी में ईसा पूर्व कहेंगे। का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों को पहले AD, हिंदी में ई लिखा पाती हो। हिंदी में कभी ईस्वी लिखा हुआ पाती हो, या एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के पूर्व से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होती है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब एक कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 2 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। 200 वर्ष पूर्व, यहाँ पे थोड़ा अथी हो गया, 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था भारत में। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगी? अन्यत्र जैसा कि हमने
पहले पढ़ा अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5,000 वर्ष पूर्व जहाँ राजा रानी रहते थे। तो इस तरह से देख सकते हैं चित्र में दिया गया है। इसको PTOLMIIS KLIOPADT और मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का, चलो एक ठो कहानी सुनाते हैं। कहानी टाइप का है। मिस्र के तट पर रोटेसा नाम का एक कस्बा है, जहाँ से एक ऐसा उत्कृत पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भाषाओं का था। वहाँ पे एक ही पत्थर पे जिस पर एक ही लेख लिखा हुआ जो था 3 भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारुतुस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कारुतुस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेत को अलग बगल करते हुए मिस्रों अक्षरों की समार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, या एल अक्षर के लिए शेर, ए अक्षर के लिए चिड़िया। चलिए देखते हैं। एल अक्षर के लिए यहाँ पे शेर दिया हुआ है। यहाँ देखिए, जूम कर देते हैं। एल अक्षर के लिए शेर, ए अक्षर के लिए चिड़िया, दोनों में है। ऊपर में भी है एल अक्षर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब
ने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। तो कल्पना करो तुम, इस कमेंट को आप देना कमेंट में, कल्पना करके तुम्हें एक पुरातात्विक का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातात्विक से पूछना चाहते हो। आओ याद करें। तो ये तो इसका प्रश्न है, चर्चा करें। इसको पढ़ते हैं। उपयोग शब्द: यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, अन्य स्रोत। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ: कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 47 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 25 वर्ष पूर्व, वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो इसका आप क्वेश्चन आंसर आगे में करेंगे और चर्चा करेंगे इसका। तो आप लोग को इतना पढ़े हैं तो आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे अभी जस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ्य पुस्तक यहाँ पे दिया हुआ है, क्या, कब, कहाँ और कैसे सीखा है। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त प्रश्न। आज पहला प्रश्न है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। ये एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पेज 3 से। आज लोग यात्राएं निम्नलिखित कारणों से करते हैं। पहला, अपने रिश्तेदारों, मित्रों आदि से मिलने के लिए। दूसरा, काम के लिए। तीसरा, व्यापार के लिए। चौथा, पर्यटन स्थलों की सैर करने के लिए। इसको आप ऐसे दर्शा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे। ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आई थी। प्रश्न पत्र 5 का है, एनसीईआरटी से पेज 5 का। तो उत्तर इसका है, दूसरा प्रश्न का, कठोर सतह पर लिखे लेखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता था क्योंकि ये लेख आसानी से मिट नहीं पाते थे। हम अभिलेखों के माध्यम से अपने अतीतों की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। कठोर सतह पर लिखना कठिन कार्य था, जिसे लिखने में अधिक समय लगता होगा। तो तीसरा प्रश्न है, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा खपरों के अवशेष मिलते होंगे। यह सारी पाठ्य पुस्तक पेज 6 से है।
लिया गया है ये इस क्वेश्चन आंसर। पुरातत्विक के को कपड़ों पुरातत्वविदों को कपड़ों के बहुत कम अवशेष मिलते होंगे, क्योंकि उस समय सूती कपड़े का प्रयोग किया जाता था जो समय के साथ सड़ गल जाते थे। इतिहास और तिथियां एनसीईआरटी पाठ पेज 8 से। ये तो अभी मैंने पढ़ा दिया है, तो इसको आप पीछे करके इसको सुन सकते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न तो हो गया, फिर तीसरा प्रश्न है, चलिए आप देख लीजिएगा। पृष्ठ 3 है, सॉरी पृष्ठ 3 पर दो, एक मिनट, अच्छा इसका ये एक मिनट आगे भाग। आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियों है, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगी? उत्तर, ये 2 तिथियां 4700 और 2500 है। इनमें इसके लिए बीसी अक्षर समूह का प्रयोग करेंगे। अन्यत्र जैसे कि पेज एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पेज 8 और 6 से है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतह पर उत्कृत करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों के प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों के बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता ज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तर दक्षिण क्षेत्र के मिस्र में है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। इसे मैं वहाँ पे भी दर्शाया था, इसको आप देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे इसको हम पढ़ा दिए हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। यहाँ देखिए प्रश्न 1 नंबर है। मिस्र के रिसोर्ट नामक कस्बे में मिले पत्थर पर लेख कितनी भाषा तथा लिपियों में उत्कृत है? उत्तर है, मिस्र के उत्तर तट पर रोसेटा नामक कस्बे में मिले पत्थर पर लेख 3 भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में उत्कीर्णित किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन 2 है। शेर का चित्र किस अक्षर से प्रयुक्त किया गया है? शेर का अक्षर एल अक्षर से प्रयुक्त किया गया है। चिड़िया का अक्षर किस अक्षर से लिया गया है? चिड़िया का अक्षर ए अक्षर के लिए किया गया है। कल्पना करो, आपको बताए थे। तुम्हें उन पुरातत्वविद का
साक्षात्कार लेना है। तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविदों से पूछ सकते हो। तो उत्तर प्रश्न की एक सूची यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। एक पुरातत्वविद, इसमें एक है उत्तर दर्शाया है। एक पुरातत्वविद अतीत में बनी इसका प्रयोग में लाई वस्तुएं का अध्ययन क्यों करते हैं? पुरातत्वविद किसी स्थान की खुदाई किस आधार पर करते हैं? क्या खुदाई करते समय किसी प्रकार की सावधानी भी रखी जाती है क्या? चौथा है, खुदाई में मिली चीज़ों की उम्र का कैसे पता लगाया जाता है? पाँचवा है, खुदाई में मिली चीज़ों को कहाँ और कैसे रखा जाता है? प्रश्न अभ्यास पुस्तक से, पाठ्य पुस्तक से आओ याद करें। यहाँ पे निम्नलिखित का सुमेल करो। नर्मदा, यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको मिलान करना है तो हम नीचे में सीधे मिलान कर देते हैं। उत्तर नर्मदा में कौन मिलेगा? नर्मदा घाटी जो है शिकार तथा संग्रहण है। मगध पहला बड़ा राज्य है। गारो पहाड़ आरंभिक कृषि है, यहाँ पे मतलब टिक लगा लीजिएगा। सिंधु तथा उसकी सहायक नदी प्रथम नगर है। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर है। दूसरा प्रश्न है, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। बच्चों बताओ ना। हाँ, तो इसका उत्तर आपको हम बता रहे हैं, तो आप लिखिएगा, नोट कीजिएगा इसको कॉपी पेन निकाल करके। तो इसका उत्तर है, पांडुलिपियों प्रायः तारपत्रों अथवा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि अभिलेखों को पत्थर तथा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्णन या इसको कोष्ठ में घेर देना है, खुदाई कर लिखना, इसको मतलब छोटी कष्ट को बंद कर देना है, लिखा जाता है। आओ चर्चा करें। अब आया रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो। रसीदा क्या कहना चाहती, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं? रसीदा जो कही थी, हमें अतीत के विषयों में पांडुलिपियों व अभिलेखों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके अलावा ईंट तथा पत्थर से बने इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्ति, औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा सिक्कों आदि के द्वारा भी जानकारी मिलती है। तो इसमें रसीदा का उत्तर यही है, इसको हमने दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इसमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती है? तो उत्तर है इसका, पुरातत्वविदों द्वारा पाए जाने वाली वस्तुएं
एक नंबर में सिक्का, दूसरा नंबर में लिखो हथियार, तीसरा आभूषण, चौथा चित्र और मूर्तियाँ, पांचवा औजार, छठा हड्डियाँ, सातवां पत्थर तथा ईंटों से बने इमारतों के अवशेष। पत्थर से बने वस्तुएं जैसे इमारतें, हथियार, औजार, मूर्ति। पांचवा प्रश्न, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों करते रहते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? बताओ ना, क्या सोचती हो? चलिए, इसके बारे में हम इसका उत्तर देंगे। चलिए उत्तर देते हैं। साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते थे। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। एक नंबर में है, साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे कि उनका विवरण तैयार किया जाए। दूसरा, यह भी संभव है कि वे पढ़े लिखे भी न हो। यह भी संभव है, तीसरा, कि वे गरीब हो और उत्कीर्ण करवाने का कार्य खर्चीला हो। तो ये है इसका, तो आप नोट कर लीजिएगा। अब छठा प्रश्न है, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिन्हें तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। राजाओं और किसानों के जीवन में अंतर। उत्तर दे रहे हैं। उत्तर है इसका, राजाओं और किसानों के जीवन में अंतर। राजाओं के जीवन में भय और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता था, जबकि किसानों का जीवन कष्टों से भरा हुआ था। बहुत कष्ट था बच्चों, कह नहीं सकते, लेकिन समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, सोच सकते हैं। राजा अपनी विजयों का लेखा जोखा करते थे, जबकि किसान अपने कार्यों का लेखा जोखी नहीं करते थे। आओ करके देखें। प्रश्न 7, पृष्ठ 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार है? शिल्पकार में एक नंबर में क स्त्री पुरुष, ग स्त्री और पुरुष दोनों। उत्तर यहाँ पे दर्शाते हैं। हस्तशिल्पी, हस्तशिल्पी में स्त्री और पुरुष दोनों थे। भवन शिल्प में पुरुष थे। मूर्ति शिल्प स्त्री और पुरुष दोनों थे। काष्ठ शिल्प में पुरुष थे। चर्म शिल्प में पुरुष थे। प्रश्न नंबर 8, अतीत में पुस्तकों किन किन पर लिखी गई थी? तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगी? उत्तर है इसका, अतीत में पुस्तकें निम्नलिखित विषयों पर लिखी जाती थी। एक नंबर में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों पर, दूसरा राजाओं के जीवन पर, तीसरा औषधियों तथा विज्ञान पर, चौथा महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक पर,
तो आज का ये क्लास इतना ही था। तो आप लोगों को से अनुरोध है कि इसको जितना शेयर कर सकते हैं, जितना लाइक कर सकते हैं, जितना सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लीज़ एक बार करके तो देखिए। पूरा आपको पढ़ाएंगे दिल खोल करके। यदि कहीं पर कुछ गलती हुई है तो आपसे क्षमा प्रार्थना करते हैं कि अगली बार से सुधार करने का कोशिश करेंगे। प्लीज़ एक बार शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उन बच्चों तक पहुंचाइए जो छठे में है, उन तक पहुंचाइए जो यूपीएससी तक तैयारी करते हैं, उसके लिए भी है। जी हाँ, सबके लिए है ये। सब इसे पढ़ सकते, स्टेट लेवल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए है। जी हाँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि सब तक पहुंच सके। जय हिंद, धन्यवाद।